हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और कल 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं ST SU के उनका कल हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर होने वाला है। उसकी शाम में वीडियो अपलोड कर दी गई थी, उससे पहले एक वीडियो और प्रोवाइड करा दी गई थी आप लोगों को। तो दोनों ही वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चंस और लेकर आई हूँ मैं आपके फर्स्ट पेपर के लिए, जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस ये जाने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। सीधा सीधा आंसर इसमें हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थे। तो इसमें लॉर्ड कैस्लरे, फ्रेडरिक विलियम तृतीय, मैटरनिक और प्रोस्ट सभी, यानी कि सभी वियना कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थे। वियना कांग्रेस की समस्या थी, क्या समस्याएं थीं? उसकी सभी समस्या थी। यूरोप में शांति स्थापित करने की भी समस्या, फ्रांस को पुरस्कार देना, चर्च के प्रभाव में कमी लाना, ये सभी जो है समस्या नहीं थी, बल्कि जो समस्या थी यूरोप में शांति स्थापित करने की समस्या वियना कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या थी। तो याद रखिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस ने समस्याओं के समाधान के लिए किस सिद्धांत को अपनाया? वियना कांग्रेस में समस्याओं का जो समाधान था उसके लिए किस सिद्धांत को उन्होंने अपनाया? तो इन्होंने कहा है उपरोक्त शांति संतुलन का सिद्धांत, न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत, पुरस्कार व दंड का सिद्धांत। उपरोक्त सभी यानी कि सभी को उन्होंने अपनाया कि किसी न किसी तरह से इस समस्या का समाधान हो जाए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ऑफ वियना कब हुई थी, कब स्थापना हुई थी? तो ये हुई 1815 में। पोलैंड विभाजन किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था उपरोक्त सभी, यानी कि रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैटरनिक का जन्म कब हुआ था? तो जो मैटरनिक था उसका जन्म हुआ था मई 1773 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर कब बना? जन्म तो आपने देख लिया कब हुआ, अब ये चांसलर कब बना था ये देख लीजिए। ये बना 1809 में, ठीक है। चलिए देखते हैं मैटरनिक की मृत्यु देखते हैं कब हुई। तो इसकी मृत्यु हुई थी 11 नवंबर 1918, यानी कि 11 नवंबर 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वारसराय की संधि के अनुसार अल्सास व लॉरेन के प्रदेश जर्मनी से छीनकर किस देश को दे दिए गए थे? तो ये दे दिए गए थे फ्रांस को। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, यूनिक क्वेश्चंस हैं, अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम की कल अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्यूली की संधि किस पराजित देश के साथ संपन्न हुई थी? जो न्यूली की संधि थी वह किस पराजित देश के साथ संपन्न हुई थी? तो यह हुई थी बल्गेरिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका मिस हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैटरनिक ने कालस्वाद की घोषणा कब की? तो जो मैटरनिक ने कालस्वाद की घोषणा की थी वह की थी 1819 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1815 से 1848 तक का काल या फिर इस युग को क्या कहलाता है? तो यह युग कहलाता है मैटरनिक, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैटरनिक की असफलता के कारण थे, क्या कारण थे? क्रांति विरोधी नीति, हस्तक्षेप की नीति, स्वतंत्रता का विरोध, उपरोक्त सभी, ये सभी मैटरनिक की असफलता के कारण थे। अब आते हैं, मैटरनिक ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के पद से त्यागपत्र दिया। कब त्यागपत्र दिया था? तो मैटरनिक ने जो त्यागपत्र दिया चांसलर के पद से वह दिया 1848 ईस्वी में, ठीक है। जब फ्रांस को जुकाम होता है तब संपूर्ण यूरोप छींकने लगता है, किसने यह कहा था या फिर यह कथन किसका था? यह कथन भी मैटरनिक का ही था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसका कथन है? संपूर्ण संसार पागल है जो नए संविधान की मांग करता है। तो यह कथन था फ्रांसिस प्रथम का, ठीक है। फ्रांसिस प्रथम का 22 का आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, पवित्र मित्र मंडल की घोषणा रूसी जार ने कब की थी?
तो रूसी जार ने पवित्र मित्र मंडल की जो स्थापना या घोषणा की तो वह की थी 26 सितंबर 1815 को, 26 सितंबर 1815 को। कौन सा देश चतुर्मुखी मित्र मंडल का सदस्य नहीं था? अब ये चतुर्मुखी मित्र वाला जो प्रश्न था, मैंने अभी जो शाम वीडियो अपलोड की थी वहाँ मैंने आपका ये वाला प्रश्न भी कराया था, आपको याद हो तो, लेकिन प्रश्न कुछ अलग था। मैंने कहा था कि आंसर सेम रहते हैं, क्वेश्चंस बदल जाते हैं, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है। चतुर्मुखी से संबंधित प्रश्न आपने शाम में भी पढ़ा, अभी पढ़ा, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है। तो यहाँ पर पूछा सदस्य नहीं था, तो फ्रांस नहीं था। और आपको शाम में बताया गया था कि चतुर्मुखी में कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे या थे। अब देखिए चतुर्मुखी मित्र मंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था एक्स-ला-शापेल में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको शाम की वीडियो में प्रोवाइड हो गए, कुछ अब हो चुके हैं, तो प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, तैयार कर लीजिए एग्जाम से लिए। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? यूरोप की जो संयुक्त व्यवस्था का दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1820 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त व्यवस्था की असफलता के क्या कारण थे? रीतियों की भिन्नता, रूढ़िवादिता, इंग्लैंड का संघ से अलग होना, उपरोक्त ये सभी कारण थे इसकी असफलता के। ठीक है, अब आते हैं 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। तो जो 1830 की क्रांति हुई उसके बाद फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा? वह बैठा था लुई फिलिप। लुई फिलिप का फ्रांस छोड़कर कब इंग्लैंड भाग गया था या भागा था? तो वह भागा था 1848 में, यानी कि इसका आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय रक्षक दल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये राष्ट्रीय रक्षक दल जो था इसकी स्थापना हुई थी हंगरी में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैटरनिक के पलायन के बाद उसके स्थान पर नियुक्त किया गया था। मैटरनिक जब पलायन कर गया तो उसके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया? उसके स्थान पर स्वार्जे नरबर्ग को किया गया। इटली के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने किसके पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था? इटली के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट, उन्होंने किसके पक्ष के लिए सिंहासन छोड़ा? तो उन्होंने विक्टर इमानुएल द्वितीय के लिए सिंहासन को छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रभाव के कारण ऑस्ट्रिया 1830 की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था? जो प्रभाव के कारण था ऑस्ट्रिया में 1830 की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा। फ्रांसीसी प्रथम के, मैटरनिक के, लुई ब्ला के या फिर लुई नेपोलियन के। तो क्रांति का जो प्रभाव नहीं पड़ा था वह मैटरनिक के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के द्वितीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के पद पर किसका निर्वाचन हुआ था? तो फ्रांस का जो द्वितीय गणतंत्र के राष्ट्रपति थे वे थे लुई नेपोलियन। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। प्रशा का शासक विलियम किस वंश के महत्व को बढ़ाना चाहता था? तो वह बढ़ाना चाहता था बुर्बो वंश के। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है, बुर्बो वंश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यूरोप के इतिहास में 1848 ईस्वी का वर्ष जाना जाता है। तो जो यूरोप का इतिहास में 1848 का जो साल है या ये वर्ष है वो जाना जाता है क्रांतियों का वर्ष के नाम से। ठीक है, अब आते हैं 1848 की क्रांति के कारण किस बवेरियन शासक को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो यह था लुई प्रथम जिसको अपना त्यागपत्र देना पड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रीय रक्षक दल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? अब पहले तो आपने इसका सन पता कर लिया का, और पूछा जा रहा है कि राज्य में हुई, तो यह हुई थी हंगरी में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन मीन पॉलिसी का संबंध किस राजा से है? तो यह संबंध जो है लुई फिलिप से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ये प्रश्न आपका हो चुका है, जब फ्रांस को जुकाम होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको करा चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। हॉलैंड के शासक विलियम द्वितीय ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व किया था हॉलैंड के शासक विलियम द्वितीय ने? तो उन्होंने किया था उदारवादी आंदोलन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इटली के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने किसके पक्ष में गद्दी त्याग दी थी?
अब यहाँ पर एल्बर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, किसके पक्ष में गद्दी त्यागी थी इन्होंने, तो इन्होंने विक्टर एम्यूनल द्वितीय के पक्ष में गद्दी त्याग दी थी। प्रथम अफीम युद्ध हुआ कब हुआ? कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिपीट होते हैं तो हम जितना रिपीट करते हैं उतना ही हमारे माइंड में प्रश्न सेट हो जाते हैं और हम नहीं उनको भूलते हैं। और आप लोगों का फर्स्ट टाइम है जब आप एमसीक्यू अटैम्प्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हम कितना ही पढ़ें लेकिन एग्ज़ाम में जाकर वो प्रश्न हमें आता है, उसका आंसर भी आता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या लगाएं। तो इस तरह की सामना तब हम करते हैं जब वो प्रश्न हमारे दिमाग में सेट नहीं होता। जब सेट हो जाता है तो नहीं निकलता है दिमाग से, और वो सेट तभी हो पाते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि करत करत अभ्यास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भीम युद्ध हुआ था, ये हुआ 1840 में। चलिए देखते हैं लीन कौन था, कौन था लीन? तो लीन जो था कैटन का कमिश्नर था, ठीक है, कैटन का कमिश्नर था। अब आगे देखते हैं बोक की संधि हुई। बोक की संधि कब हुई? ये हुई 8 अक्टूबर 1843 ईस्वी को, ठीक है। बोक की संधि के बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिए। द्वितीय अफीम युद्ध शुरू हुआ, ये हुआ 1856 ईस्वी में। तुंगमी छुई की स्थापना की किसने की? तुंगमी छुई की स्थापना ये की सन यात सेन ने। इंग्लैंड में पुअर लॉ रिफॉर्म एक्ट कब पारित हुआ था? अच्छा प्रश्न है, 99 के इसमें शामिल करिए, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। तो ये इंग्लैंड में पुअर लॉ रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ था 1834 में। इंग्लैंड का चार्टिस्ट आंदोलन कितने वर्षों तक चलता रहा? चार्टिस्ट आंदोलन से संबंधित जो शाम में वीडियो अपलोड हुई थी वहाँ काफ़ी प्रश्न कराए गए थे, लेकिन ये वाला प्रश्न नहीं था वहाँ पर। तो ये कितने वर्षों तक चला था? ये चला था 10 वर्षों तक। 1815 ईस्वी की फैक्ट्री कानून के द्वारा किनका कार्य करना निषेध किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो यह किया गया था बच्चों का, ठीक है। 1870 ईस्वी में शिक्षा कानून के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था की थी, किसने की थी? ये की थी पार्कर्सन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत है। उदारवाद का भी आपने प्रश्न पढ़ा, अब देखते हैं इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। राज्य कृत्रिम संस्था है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, इतिहास तथा परंपरा का विरोध, ये सभी इसके सिद्धांत थे। अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ कब हुआ? अमेरिकी गृह युद्ध शुरू तो ये हुआ 1861 में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण थे, क्या कारण थे अमेरिकी गृह युद्ध के? तो जो अमेरिकी गृह युद्ध के कारण थे, धार्मिक असमानता, दास प्रथा, भ्रामक राजनीति के प्रचार, उपरोक्त सभी, ये सभी इसके कारण थे। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की कूटनीतिक कुशलता प्रतिभा का परिणाम था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लिप्सन का, ठीक है। लिप्सन ने कहा है कि जर्मनी का जो एकीकरण बिस्मार्क की जो कूटनीति थी, कुशलता थी, प्रतिभा थी, उसी के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न, 99 में इसको लेके चलें। तो 28 जुलाई 1914 को ये प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन सा था? तो यूरोप का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था वह था ब्रिटेन, ठीक है। जर्मनी ने युद्ध में किस दिन हथियार डाले? तो जर्मनी ने जो युद्ध में हथियार डाले थे वह डाले थे 11 नवंबर 1918 को, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने किस तिथि को आत्मसमर्पण किया? तो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो सम्राट था उसने आत्मसमर्पण किया था 1 नवंबर 1918 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला स्थलीय शस्त्र था, प्रश्न 99 में लेके चले, बन सकता है कल एग्जाम में आपके। जंगी जहाज, मशीन गन, हवाई जहाज या फिर टैंक। तो प्रथम विश्व युद्ध में सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला स्थलीय शस्त्र जो था वह था टैंक। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी क्लीमेंशो ने। तो इसका आपका आंसर सही जाएगा। जर्मनी, यहाँ पर देख लीजिए इसका प्रश्न, इसके ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला। अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न अच्छा है, इसको आप देख लीजिए। जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? अमेरिकी गृह युद्ध का प्रभाव पड़ा तो इसमें दास प्रथा का अंत हुआ, औद्योगिक प्रसार
ख़त्म हुए, बढ़े, उधर के प्रसार हुए, तो इसके दोनों ही ये सही हैं। अब दोनों सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध में कितने पैसे खर्च हुए? तो इसमें $20 बिलियन खर्च हुए थे। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। अमेरिकी गृह युद्ध को महान विद्रोह की संज्ञा किसने दी? वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करें। दक्षिण वालों ने, उत्तर वालों ने, दोनों ने ही दी है। चलिए आगे चलते हैं। सार्डिनिया का राजा कौन था? तो जो सार्डिनिया का राजा था वह नेपोलियन बोनापार्ट था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? ये मैज़िनी था। अब आते हैं आगे। इटली एक भौगोलिक इकाई है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि इटली एक भौगोलिक इकाई है। महान समस्याओं तथा जटिल प्रश्नों का निर्णय भाषणों तथा बहुमत से के द्वारा या से नहीं हुआ करता, उनका समाधान तो तलवारों की झंकार रक्तपात से ही होता है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन था बिस्मार्क का। सीडान का युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1868 में। ये कथन भी बहुत अच्छा है, इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगला देखते हैं। रक्त और लौह की नीति का अनुगामी था। बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करके रखिए, ये आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न मैं लेकर आई थी और मुझे लगा कि ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने ये वीडियो इतनी देर से आपको अपलोड कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक प्लस एस तो बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइए। बेल आइकन हिट नहीं किया तो करिए, और लाइक प्लस एस तो करते रहिए, क्योंकि आप जैसे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट कल एग्ज़ाम देंगे तो उनकी हेल्प के लिए आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है, शेयर करनी है, और कमेंट करेंगे तो लगेगा कि आप लोग अवेयर हैं अपनी स्टडी के लिए और आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है, और इसलिए आप कमेंट भी करते हैं। चलिए, आपके बेस्ट विशेस के साथ ये वीडियो आपके लिए, और आप हिंदी वर्ड के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही, और अपना प्यार और साथ बना के रखिए।